नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम मंदिर पर आपको बड़ी खबर बताएं, हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। निशाने पर शालिग्राम पत्थर थी और मूर्ति तराशने के लिए उस पत्थर को लाया गया था। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के खिलाफ जांच में यह अहम खुलासे की बात सामने आई है। याकूब खान उर्फ सुल्तान ने ये साजिश रची थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पीएफआई के खिलाफ जांच में ये बड़ा खुलासा, मूर्ति तराशने के लिए जिस पत्थर को लाया गया था, एनआईए की जांच में इसी पत्थर को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है कि यही वो पत्थर है जो इस वक्त निशाने पर थी। हमले की साजिश का खुलासा कर दिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? इस हमले की साजिश का खुलासा कैसे किया गया है? यानी कि पिछले साल जनवरी 2023 में एक झारखंड और बिहार में काफी एक पत्थर की चर्चा हुई थी, जो नेपाल से शालिग्राम पत्थर को विशेष तौर पर लाया जा रहा था। तो नेपाल से जब बिहार लाया गया और बिहार के रास्ते से फिर जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जब शालिग्राम पत्थर को लेके जाया जा रहा था, उसी बीच में बिहार में जो पीएफआई मॉड्यूल में काम करने वाले कई जो आरोपी हैं, उसके द्वारा उस पत्थर को लेके जाने वाली जो टीम थी, उस वाली टीम पर हमले की तैयारी और इसके साथ ही बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा एक धार्मिक कुछ विशेष धार्मिक से जुड़े हुए जो लोगों पर किस तरह से हमला करना और युवाओं पर जिस तरह से कहा जा सकता है युवाओं के खिलाफ एक विशेष साजिश को अंजाम देने के लिए एक कुछ लोगों के द्वारा एक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन इस मामले में जो आरोपी की गिरफ्तारी केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा हुई और उसी तफ्तीश के दौरान में इस बात का खुलासा हुआ है। याकूब उर्फ उस्मान नाम के एक आरोपी जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, उसने इस बात को स्वीकार किया गया कि उसने कुछ ऐसे विवादास्पद पोस्ट भी बकायदा उस वक्त में सोशल मीडिया पे किया था। और जो शालिग्राम पत्थर है जो बिहार के रास्ते से जब अयोध्या जा रहा था, तो उसको लेकर कई विवादास्पद जो तस्वीरें और वीडियो जो है बकायदा उसको पोस्ट करते हुए लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा था। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा आज एक चार्जशीट फाइल किया गया है और चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि किस तरह से याकूब और उसके दूसरे दोस्त ने इस मामले में इस साजिश को अंजाम दिया था और अयोध्या के साथ साथ जो बिहार के धार्मिक उन्माद को बढ़ाने के लिए, धार्मिक एक कहा जा सकता है कि दंगा का एक रूप देने के लिए किस तरह से प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े हुए कुछ लोगों के द्वारा एक सोची समझी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। शंकर, क्या प्लानिंग की गई थी उनके तरफ से? क्या इस बाबत कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, उस वक्त में जिस तरह से जो शालिग्राम पत्थर है जो जिससे राम जी के भगवान राम की मूर्ति को तराशने का जो काम होता, जो अलग अलग जगहों से जो पत्थर मंगवाए गए थे, तो एक पत्थर नेपाल से मंगवाया गया था, जो शालिग्राम एक जो नदी है वहां से विशेष तौर पे मंगवाया गया था। तो उस पत्थर का तस्वीर और कुछ दूसरे धर्म से जुड़े हुए तस्वीरों को जोड़ करके वीडियो पोस्ट वायरल किया गया था। और उसी वक्त में जो पत्थर लाने वाली जो टीम थी उस पर हमला करके और उस हमला करने के लिए विशेष तौर पे कई हथियारों की व्यवस्था की गई थी और कहा जा सकता है कि धर्म विशेष के युवकों। जी शंकर, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जेएमएम ने 7 सीट पर दावा किया है। राजमहल, दुमका, गिरिडीह सीट पर दावा, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा पर भी दावा, कांग्रेस की सिटिंग सीट चाईबासा पर भी दावा किया है। कोडरमा सीट पर माले भी दावा कर रही है। जेएमएम की तरफ से दिल्ली में बैठक के दौरान 7 सीटों पर दावा किए जाने की बात सामने आ रही है। इसमें कांग्रेस की सिटिंग सीट पश्चिम सिंहभूम यानी चाईबासा भी शामिल है। इसके अलावा लोहरदगा सीट पर भी जेएमएम ने दावा किया है, जहां कांग्रेस करीब 10,000 वोट से हार गई थी। तो इंडी गठबंधन में लगातार सीटों को लेकर चर्चाएं हो रही है और इसी बीच जेएमएम को लेकर के अब बात सामने आई है कि 7 सीटों पर जेएमएम ने अपनी दावेदारी पेश की है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है आज की बैठक में जेएमएम की तरफ से जिन सीटों का जिक्र किया गया उसमें से कुछ सीट कांग्रेस की भी सिटिंग सीट है,
तो क्या उनकी दावेदारी बनी रहेगी उन सीटों पर? देखिए सुबह जो जानकारी आ रही है और दिल्ली में जिस तरह से ये पहली बैठक हुई, अगर हम जेएमएम कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस उन्हीं दलों के साथ बैठक कर रही है जो क्षेत्रीय दल है, जहां जिनकी सरकार है, और जो क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने का जो दावा किया गया था इस गठबंधन के अंदर, इसी के तहत ये आज पहली बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक के बाद जो अंदर खाने से, या हम ये कहें कि जेएमएम के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है, उसमें 7 सीटों पर दावा किया गया है। और जो 7 सीटें हैं उसमें से 4 ऐसी सीटें हैं जो 2019 में भी जेएमएम चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जिसमें से एक सीट जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, चाईबासा जिसे पश्चिमी सिंहभूम सीट कहते हैं, वहां से गीता कोड़ा सांसद है, और उस सीट पर दावा किया गया। और दावा का एक आधार बताया गया है कि उस अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उस लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा सीट पर वहां पर जेएमएम के जो है वो विधायक है, इसलिए उनका दावा बनता है। इसी तरह जो लोहरदगा सीट है, 2019 में मात्र 10,000 वोट से ही कांग्रेस वहां हारी थी, वहां भी जो जेएमएम के विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए दावा किया गया है। एक और जो सीट है कोडरमा, इस कोडरमा सीट को लेकर जेएमएम ने दावा किया है, लेकिन इस सीट पर पहले से ही माले ने दावा कर रखा है और माले हर हाल में इस सीट पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उनके नेता पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें एक सीट ही चाहिए, और इस सीट पर लगातार माले का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली बैठक हुई है और उसके बाद जो तस्वीरें और जो हकीकत सामने आ रही हैं, तो ये आने वाले समय में इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस अपने 20 सीट बांट रही है, जबकि राजद और लेफ्ट को क्या मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और आपस में भी अगर सिटिंग सीट को लेकर सामने वाले सहयोगी दल के द्वारा अगर दावा किया जा रहा है, तब ये देखना होगा कि आने वाले समय में इसे कैसे सुलझाया जाएगा। क्योंकि अगर आप गठबंधन के अंदर सभी जो दल हैं उनको लेकर चलने की बात करते हैं, तो बगैर त्याग के नहीं हो सकता, और यहाँ त्याग के बजाय सामने वाले जो दल है उसकी सीट पर दावा किया जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि कितना कठिन है इस गठबंधन को साथ लेकर चलना। वाकई अविनाश, अलग अलग जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से अलग अलग सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है, और इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर शेयरिंग की बात तो की जा रही है, एकता की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एकता में, एकजुटता में कमी नजर आ रही है, क्योंकि हर दल के अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी इनकी तरफ से की जा रही है, और अपनी एक अलग राह बनाकर हर पार्टियां इस लोकसभा सीट में अपनी किस्मत को आजमाना चाहती है। बहुत मुश्किल आगे की राह लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप अविनाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली में हुई जेएमएम और कांग्रेस की बैठक से बाहर निकलने के बाद दोनों दल के नेताओं में सहमति नजर आई। जेएमएम के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अच्छी बात हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी कहा है कि हम लोग पहले से ही राज्य में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर भी जल्द ही सभी की चिंताएं दूर हो जाएंगी। कांग्रेस के बीच में दिल्ली में मुकुल वासनिक के आवास पर जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बात करते हैं जेएमएम के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य से। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जेएमएम कांग्रेस की जो बैठक चल रही थी, पहली बैठक ये है सीट शेयरिंग को लेकर के, कितनी सीटों पर आप लोगों की डिमांड है? और पिछली बार जो 4 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़े थे, आप चाहते हैं उससे ज्यादा सीटों पर इस बार लोकसभा चुनाव लड़े? देखिए, हम लोगों ने पूरे 14 सीटों का एक सीट पर सीट आकलन किया है और बातें भी तय हुई हैं। साथ साथ जो अन्य राज्य है जहां पर हमारा फुटप्रिंट है, चाहे आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, तो उन सभी जगहों पर हम लोग आगे कैसे बढ़े, एक साथ कैसे बढ़े, हमको लगता है कि उस पर बहुत अच्छी बातें हो गई। सर राजेश जी, आज जो बैठक हुई जेएमएम कांग्रेस की, काफी मैराथन बैठक है, कब तक उम्मीद की जाए कि सीटों पर बंटवारा फाइनल हो जाएगा? बहुत जल्द हो जाएगा, 1 आध सप्ताह का वक्त लगेगा। प्रीलिमिनरी बैठक हुई है और उसमें बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। हम समझते हैं कि कहीं कोई जिद की बात नहीं है। जो हम चाहते हैं, जो वो चाहते हैं, दोनों की बातें पूरी हो रही है, तो हमें नहीं लगता है कहीं कोई दिक्कत की बात है। आप लोग पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, आधे पर, इस बार 7 से ज्यादा चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम भी ड्राइविंग सीट पर हैं, तो फिर कैसे, किस तरह का फॉर्मूला होगा? कहा ये मैं नहीं जानता हूं कि कितनी सीटें हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम 14 की 14 सीट पर चुनाव जीते, उस निमित्त हम लोग अलायंस कर रहे हैं। और ड्राइविंग सीट की बार बार जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड में बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। कैमरा प्रहलाद सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली में हुई INDIA गठबंधन की बैठक में आज लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर चर्चा की गई है। बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य की 14 लोकसभा सीट को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही लोकसभा सीट पर संभावित उम्मीदवार और उस सीट की राजनीतिक सामाजिक समीकरण की भी चर्चा की गई है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति का मामला, सजा के खिलाफ अपील सुनने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामला दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश। CBI कोर्ट की सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 28 मार्च 2022 को दोषी करार दिए गए थे बंधु तिर्की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी, दूसरी बेंच में मामला भेजा गया। CBI कोर्ट की सजा के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बंधु पर आय से अधिक संपत्ति का मामला था और 28 मार्च 2022 को दोषी करार दिए गए थे बंधु। CBI कोर्ट की सजा के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार CM हेमंत सोरेन के ईडी ने 8वां समन जारी कर दिया है। दरअसल ईडी की ओर से CM को पत्र भेजा गया, जिसे ईडी की ओर से 8वां समन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस पत्र में CM से ईडी के अधिकारियों के सामने पेश नहीं होने को लेकर सवाल पूछे गए। इस समन के जरिए CM को 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि अब तक CM को ईडी की ओर से 7 समन भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी समन पर CM पेश नहीं हुए। तो CM हेमंत सोरेन को 8वां समन भेजा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईडी ने पूछताछ के लिए ये समन भेजा है। इससे पहले 7 बार समन भेजा जा चुका है और ये 8वीं दफा भी CM हेमंत सोरेन को समन भेजा गया। वक्त और तारीख आपकी होगी, लोकेशन भी आपका होगा, सिर्फ पूछताछ करने वाले जो अधिकारी आएंगे वो हमारे होंगे। इस तरह से एक विशेष एक सम्मन जो है इस तरह का जारी किया गया है केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछा गया है कि आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए कब और कैसे तैयार हो सकते हैं, उसके लिए एक उपयुक्त वक्त के बारे में आप बता दें। हालांकि एक तरह से कहा जा सकता है जांच एजेंसी के द्वारा ये 8वां सम्मन जारी किया गया है और काफ़ी डिटेल में इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी गई है और उनसे कहा गया है कि आप कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें। और ख़ास तौर पे जिस तरह से एक तारीख का जिक्र करें तो जिस तरह से 16 और 20 जनवरी के बीच का कोई भी तारीख और कोई भी वक्त आप मुकर्रर कर लें, लोकेशन आप तय कर लें। उसके बाद ईडी के जो तफ्तीश करता है वो पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए और विस्तार से पूछताछ करने के लिए वो उस लोकेशन पर आ जाएंगे। इस मामले पर जो कानून के जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर इस संबंध पर भी पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन को लेकर लगातार सियासी गलियारों में भी चर्चाएं चल रही है। राकेश सिन्हा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर पहले भी 7 दफा समन भेजा जा चुका है, लेकिन इन 7 समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में नहीं पहुंचे और ये 8वां समन भी हेमंत सोरेन तक पहुंच चुका है। देखने वाली बात होगी कि इस समन पर वो वहां पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन इस समन को लेकर लगातार चर्चाएं इसलिए चल रही है क्योंकि बार बार समन भेजा जाता है और विपक्षी दलों की तरफ से सवाल यही उठते हैं कि आखिर अगर वो गलत नहीं है तो क्यों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते। ईडी के समन पर कांग्रेस और तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और इसी बीच राकेश सिन्हा ने भी अपना बयान दिया है और ईडी के समन पर कांग्रेस का तंज है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से बयान लगातार जारी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर
सियासी गलियारों में चर्चाएं जरम पर हो रही है। जांच एजेंसियों को लेकर बड़ा फैसला कैसे लिया जा रहा है, इसको भी लेकर चर्चाएं चल रही है। इसी बीच अमर बाउरी ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुने। पदाधिकारी हो या अफसर हो, उन लोगों में एक भय का वातावरण है और इस नए डिसीजन से वो उनको एक शील्ड देना चाहते हैं, कवच देना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कवच है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार के उन्मूलन के प्रति समर्पण जो है वो ये कवच काम नहीं आएगा। जिन लोगों ने गलत किया है उनको उनका रास्ता तय करना ही होगा, कानून के शिकंजे में कसना ही होगा और फिर उनको जो है उसको सजा भी मिलनी। और इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी किया गया है। 16 से लेकर 20 जनवरी तक की तारीख की मोहलत उन्हें दिया गया है कि इसी बीच उन्हें ईडी दफ्तर पहुंचना है, ईडी के सवालों का जवाब देना है। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन भी जारी हो गया। इससे पहले उन्हें 7 बार समन जारी हो चुका है, पर इनमें से किसी भी समन में वो हाजिर नहीं हुए थे। हेमंत सोरेन को ईडी ने 8 अगस्त को पहला समन भेजा था और 14 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था। दूसरा समन 19 अगस्त को जारी किया गया, जिसमें उन्हें 24 अगस्त को पेश होने को कहा गया। तीसरा समन 1 सितंबर को जारी किया गया, 9 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। चौथा समन 17 सितंबर को भेजा गया, उन्हें 23 सितंबर को पेश होने को कहा गया था। 5वां समन 26 सितंबर को भेजा गया, जिसमें 4 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया। छठा समन 11 दिसंबर को भेजा गया था। हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पेश होने को कहा गया, जबकि 30 दिसंबर को आखिरी बार 7वां समन जारी किया गया था। इस बार उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए आखिरी मौका देने की बात कही गई। इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा और इस समन को गैर वाजिब करार दिया। 7वें समन की समय सीमा गुजरने के बाद ईडी की ओर से कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही थी, पर इसी बीच ईडी ने 13 जनवरी को 8वां समन जारी कर दिया। इस समन में हेमंत सोरेन को 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी दफ्तर में पेश होकर बयान दर्ज करने को कहा गया है। दरअसल ये पूरा मामला सेना की जमीन की अवैध खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। इस सिलसिले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री और आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। ईडी ने उसी प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राजधानी रांची में हॉकी का महासंग्राम चल रहा है। पहला मुकाबला होने जा रहा है जर्मनी और चिली के बीच में। इस महासंग्राम की खूबसूरत तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जर्मनी यानी चिली को 3-0 से हराया है। शाम में भारत और अमेरिका का यह मुकाबला होने जा रहा है। राज्यपाल भी भारत का मैच देखने के लिए पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे हॉकी को लेकर जो तमाम खिलाड़ियां हैं उनकी तरफ से जोश हाई नजर आ रहा है। सभी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता गौरव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या तस्वीरें हैं वहां की इस वक्त, आप दिखाइए कैसी तैयारियां चल रही हैं। भारत आज इस मैच में उतरने जा रहा है, क्या तैयारियां खिलाड़ियों की तरफ से की गई है? बिल्कुल तैयारियां जोरों पर है। ये इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि भारत का आज पहला मुकाबला होना है। यूनाइटेड स्टेट के साथ भारतीय टीम जब यहां खेलेगी तो उससे पहले दर्शकों का जो हुजूम है वो मैदान में पहुंच चुका है। खेल कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और आप देखिए उत्साह किस तरीके से लोगों में अंदर है, क्योंकि कोई भी गेट पर 1 मिनट रुकने को तैयार नहीं है। मैम, सबसे पहले आप ये बताओ कैसा उत्साह है? इस उत्साह पर क्या कहेंगे? बहुत लेट हो गए, सॉरी। कोई रुकना नहीं चाह रहा है क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मैच शुरू होना है और मैच शुरू होने से पहले देखिए किस तरीके से दर्शकों का जो भीड़ है वो यहाँ पहुंचने वाला है मैदान में। क्या कहेंगे भारतीय टीम के लिए? क्या कहेंगे? चक दे इंडिया। बिल्कुल, चक दे इंडिया के लिए ये जो हिप हिप हुर्रे का नारा है वो यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा नजारा अंदर इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि भारतीय टीम ने इससे पहले जब यहाँ मुकाबला हुआ था तो उस दौरान भारतीय टीम एक अजय टीमों में से रही थी और यहाँ जो सी टॉप जो 3 टीमें होंगी वो जब क्वालिफाई करेंगी यानी पेरिस ओलंपिक के लिए जाएंगी, वो भी तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत होने वाली है। कौन सी 3 टीमें जाएगी, क्या उम्मीद है आप लोगों को भारतीय टीम से?
भारतीय टीम से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। अभी एशिया कप महिला हुआ था, उसमें भारत पहला स्थान पर आई थी और अबर भी हम लोग को उम्मीद है कि भारत लाजवाब प्रदर्शन होगा। और हॉकी में खास करके झारखंड में एक अलग ही जोश रहता है। यहाँ पर हॉकी का गढ़ है, हॉकी के यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर का एकदम हुजूम है। बिल्कुल, झारखंड की खिलाड़ी भी यहाँ इस मैदान में आपको खेलते हुए दिखेगी इंडिया टीम में। कैसा फील होता है जब झारखंड की खिलाड़ी इंडिया टीम में खेलती है? बहुत अच्छा फील होता है। और हम लोग तो काफी दूर से, हम लोग बिहार से ये मैच को देखने आए थे और एशिया कप भी हम लोग हॉकी से काफी उम्मीद रखते हैं झारखंड को, और हम लोग बिहार से इस मैच को देखने आए हैं और काफी उम्मीद है ये मैच भी हम लोग क्वालिफाई भी करेंगे और फाइनल जीते, ओलंपिक में भी अच्छा पदक हम लोग लेकर के आएंगे। बिल्कुल, सिर्फ झारखंड और बिहार ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए पहुंचे हैं। अंदर जब हम दाखिल हुए थे तो उस दौरान देखा कि न्यूजीलैंड के भी कई ऐसे लोग थे जो इस मैच को देखने के लिए आए थे। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई आप देखिए इस मैदान में इस वजह से पहुंच रहा है क्योंकि एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ होना है। कितना उम्मीद है भारतीय टीम से? देखिए, उम्मीद तो हम लोग लगा रहे हैं और अच्छा ही उम्मीद होना चाहिए। हम लोग सभी प्लेयर को जो है ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहे हैं। हर किसी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता है। लोग कहते हैं कि बेगूसराय से आप आए हैं, हॉकी का इतना प्रेम क्या है कि बेगूसराय से रांची पहुंचे? एक तो हमारा राष्ट्रीय खेल है और दूसरा है कि जिस तरह से वर्तमान समय में इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है वो अविस्मरणीय है। हम लोगों को बड़ा प्रेरणा देता है ये। एक तो राष्ट्रीय खेल है और लगातार हमारे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमें एक जज्बा प्रदान करता है जो हमें यहाँ खींच के लेके आता है। बिल्कुल, एक भी मिनट कोई इंतजार नहीं करना चाह रहा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन हॉकी के प्रति ये प्रेम है। कितना उमंग देता है ये हॉकी, ये बताइए। बहुत इच्छा होता है कि आके देखे। फर्स्ट बार हमारा है ना। आप लोग भी हॉकी देखने के वाकई गौरव, जो वहाँ पर तमाम दर्शक पहुंच रहे हैं हॉकी के इस मनोरंजक खेल को देखने के लिए, उनमें बहुत उत्साह है, उमंग है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम आज जीत का परचम लहराती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।